क्या ट्रू और यस एक ही होता है? फॉल्स कब नॉट गिवन बन जाता है पता ही नहीं चलता। एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, क्लब्स के सिनोनियम नहीं मिलते हैं। क्या ये सब चीज़ें भी आपके साथ होती हैं दोस्तों? अगर हाँ तो आज एक ही वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इन सारी प्रॉब्लम का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइल्स के रीडिंग या मैं कह सकता हूँ टिपिकल सेक्शन के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है। बट इस वीडियो के बाद आई अश्योर यू रीडिंग बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी अगर मेरी दी हुई स्ट्रैटेजीज के साथ, टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वीडियो को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। इस वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का गाइस। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या इंक्लूड किया है, उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। इतनी डीप बातें कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, बट मैं बता रहा हूँ। मैंने दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड किया है। पहला क्रोनोलॉजिकल के टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में वीडियो के नॉन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्रोनोलॉजिकल टाइप क्या होता है गाइस? अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ में तो सेकंड क्वेश्चन या तो उससे अगली लाइन में होगा या सेकंड पैराग्राफ में, उससे पहले नहीं होगा। सो सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैटेगराइज मैंने एक अलग ग्रुपिंग में किए, और जो नॉन सीक्वेंशियल होते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो अगर अच्छा गुड बैंड स्कोर चाहिए तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव विद दिस वीडियो। So the first type of question is MCQs. MCQs दो तरीके के होते हैं, विद पैराग्राफ नंबर, विदाउट पैराग्राफ नंबर। सो विद पैराग्राफ नंबर में आपको पैराग्राफ मेंशन होता है, तो जैसे ही आपको पैराग्राफ नंबर पता चलता है जल्दी जल्दी उस पैराग्राफ पे पहुंचना है, पैराग्राफ को रीड करना है। ऑप्शंस रीड नहीं करने हैं, पहले पैराग्राफ को रीड करना है, वापस ऑप्शंस पे आना है, ऑप्शंस को रीड करना है और एलिमिनेट करना है उन ऑप्शंस को जो कि बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे उस पैराग्राफ से, और जो बाकी बचता है कोशिश करना कि एक ही आपका जो करेक्ट आंसर हो वही बचे और उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। ज़्यादा फास्ट हो गया, सो लेट्स जंप इनटू द बुक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सो सी द फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा यहाँ पे दिया गया है, द फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स यू अबाउट। सो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शंस को नहीं देखना है गाइस, डायरेक्ट आप पैराग्राफ पे जाइए और रीड करिए पैराग्राफ को। वीडियो को पॉज करके आप रीड करिए, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और वापस आते हैं अपने ऑप्शंस पर कि क्या हो सकता है। सो हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। सो हम पहले वाला ऑप्शन अगर पढ़ते हैं तो द काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई। गाइस इसमें कुछ भी चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही है, ऐसी भी किसी भी चीज़ की बात नहीं की गई है पैराग्राफ में जो किसी को अफेक्ट कर रही हो। सो ये ऑप्शन नहीं होगा गाइस। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ये वो टेस्ट है जो मैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे यूज़ किया करता था, प्रैक्टिस किया करता था इन टेस्ट से। सो मैंने पेन से मार्क कर रखा है, पेंसिल से होता तो शायद मैं इरेज भी कर देता। सो अपने इसको इग्नोर करना कि कौन सा ठीक है, क्यों है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन हम बाद में रीड करेंगे क्योंकि यही आंसर है। क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम अपने सी पे चलते हैं, सी ऑप्शन पे। द प्रपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लेबर फोर्स हु विल हैव जॉब्स इन एआई इन द फ्यूचर। गाइस प्रपोर्शन की बात की हुई है, डेफिनेटली की हुई है, 3 to 14% ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स। बट इसमें ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि हु विल हैव जॉब्स इन एआई इन द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है और ना ही बताया गया है कि ऐसी कोई जॉब फ्यूचर में एआई डेवलप करेगी या एआई से जॉब्स वर्कफोर्स को मिलने वाली है। सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है पॉइंट हमारा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ways that embodied and disembodied AI will impact on workers। गाइस कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है किसी भी चीज़ को इस पैराग्राफ के अंदर। डिसएम्बेडाइड को यूज़ किया गया है बट इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं दिया गया है। सो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बी बचता है। बी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यही आंसर होगा? लेट्स सी द एक्सटेंट टू विच AI विल ऑल्टर द नेचर ऑफ द वर्क दैट पीपल डू। गाइस ऑल्टर का जो मतलब होता है वो चेंज होता है, ऑल्टर का मतलब चेंज होता है। और एआई ने नेचर ऑफ वर्क को कैसे चेंज किया, जो वर्क फोर्स या पीपल पहले किया करते थे। गाइस आप ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो 3 to 14% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स विल नीड टू स्विच टू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 years एंड ऑल वर्कर्स विल नीड टू अडेप्ट as their occupation evolve alongside increasingly। लाइक जितनी भी वर्कफोर्स एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसे अडेप्ट करने की और
अपने आप को ऑल्टर करने की ज़रूरत है, अपने नेचर ऑफ वर्क को। सो यही सब चीज़ दी गई थी जो रिलेट करती हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से। सो इसलिए ये आंसर होगा। सो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना है, अगर पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको पैराग्राफ पहले पढ़ना है, देन ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शंस में आने के बाद एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है, एलिमिनेट करना है चीज़ों को, एंड जो ज़्यादा रिलेटेबल लगता है वही आपका आंसर होगा। सेकंड टाइप के जो MCQs होते हैं वो विदाउट पैराग्राफ नंबर होते हैं। अब आपको पैराग्राफ नंबर नहीं दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको अब खुद ढूंढना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट कहाँ छुपी है पैराग्राफ के अंदर। ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, इसको जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। सो अपना सेकंड टाइप देखते हैं जिसमें कि पैराग्राफ नंबर मेंशन नहीं होता है स्टेटमेंट में, लाइक 29th। द स्टेटमेंट इज़ व्हाट डिड पचीरी ऑब्जर्व्ड एट द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। सो गाइस, इसमें हमें सबसे पहले स्टेप जो करना होता है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले कीवर्ड्स को मार्क करना होता है। इस स्टेटमेंट में से क्या कीवर्ड हो सकते हैं? पचीदी बिकॉज इट्स अ नेम, एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। हमेशा कोशिश करना कि एक से ज़्यादा कीवर्ड को आप यूज़ कर सको एक स्टेटमेंट से, क्योंकि क्या होता है ना जो पैराग्राफ होता है उसमें जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड होता है वो बहुत जगह मेंशन होता है। मैंने आपको बताया है कि ये जो MCQs आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, तो इसमें तो हमें आंसर मिलेगा नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, हमारा पहला कीवर्ड मिला, बट इसमें भी हमें कहीं आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में कहीं भी बात नहीं हो रही है। मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा एक कीवर्ड है बट दूसरा नहीं है, सो ये भी नहीं है पैराग्राफ। नेक्स्ट में भी हमारा पहला कीवर्ड है, दूसरा नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसमें हमारा दूसरा कीवर्ड है और पहला भी कीवर्ड है, तो हम इसको ध्यान से रीड करेंगे। गाइड आपको स्किम रीडिंग करनी होगी, बहुत तेज़ आइडेंटिफाई चीज़ करनी होगी, लाइक अपने कीवर्ड्स को ढूंढना होगा कि वो एक पैराग्राफ में है या नहीं है। बहुत तेज़ अपना टाइम बचाना होगा आपको। सो मैंने देखा कि मेरे दोनों ही कीवर्ड मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं, तो मैं अब आराम से इसको पढ़ता हूँ। पहले वही सेम फंडा अपना कि डायरेक्ट अपना पैराग्राफ पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं पढ़ने, तो पैराग्राफ को पॉज करके आप पढ़िए। पहले चलते अपने वापस ऑप्शन की साइड। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टाफ डिसएग्रीइंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ AI। गाइस, डिसएग्री की कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें, पूरे ही पैराग्राफ में स्टाफ की और डिसएग्रीमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन होगा एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज स्टाफ फीलिंग रेजेंटफुल अबाउट द इंट्रूजन ऑफ AI इन द वर्क। गाइस, रेजेंट कोई क्रोधित नहीं है, कोई स्टाफ क्रोधित नहीं है, उनकी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ चीज़ गिवन नहीं है, सो ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। सी बाद में पढ़ेंगे, डी को पहले प्रीफर करते हैं। स्टाफ अलाउइंग AI टू कैरी आउट टास्क दे ऑट टू डू देमसेल्व्स। गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो पहले क्या करते थे टास्क अब वो AI को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना वे ऑफ डूइंग वर्क चेंज कर दिया है, बट ऐसा नहीं है कि वो जो खुद काम करते थे वही AI कर रहा है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास बचता है सी हमारा आंसर होने की पॉसिबिलिटी 90% है, बट बाकी 10% भी कंप्लीट कर लेते हैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके कि यही आंसर हो सकता है या नहीं। लेट्स रीड इट। स्टाफ मेकिंग श्योर दैट AI प्रोड्यूसेस द रिजल्ट दैट दे वांट। जो वो चाहते थे AI वही भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। गाइस, इससे आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए। द वे टेलीकॉम सेल्स वर्क The way telecom salespeople work is through personal and frequent contact with clients, using the benefit of experience to assess a situation and reach a decision. ये वे था जिसमें कि टेलीकॉम सेल पीपल वर्क किया करते थे। However, the company had started using algorithm that define when account manager should contact certain customers about which kind of campaign and what to offer them. ये जितना भी दे रखा है गाइज, ये AI के बारे में दे रखा है और ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह से ये काम किया करता था। सो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। वो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज फ्लब्स। गाइज, फ्लब्स भी दो तरीके के होते हैं। पहला फ्लब विदाउट सिनोनियम, सेकंड फ्लब विद सिनोनियम। गाइज, सबसे ज़्यादा इजी जो मेरे को लगता था रीडिंग सेक्शन के अंदर वो यही पार्ट था, फ्लब्स। मेरे रियली बहुत कम चांसेस होते थे कि मेरे क्वेश्चंस या आंसर्स मेरे गलत हों फ्लब्स के अंदर।
सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरी स्ट्रेटजी थी और कैसे मैं यूज़ करता था। सो सिंपल सी चीज़ होती है, जो रामबाण है ना रीडिंग सेक्शन का, वो है आपका कीवर्ड। आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप स्किम रीड करोगे, जितना जल्दी जल्दी रीड करोगे पैरा को और अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे छुपी है वो ढूंढ लोगे ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है फ्लप्स के अंदर, वो कीवर्ड को फाइंड आउट करना होता है। कीवर्ड देखो फ्लप्स में क्या दिया हुआ है, उस कीवर्ड को पैराग्राफ से फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करके उसके विदाउट सिनोनियम वाले जो फ्लप्स होते हैं उसमें सेम वर्ड आपको उठा के पैराग्राफ में से आंसर में लिख देना है। बट विथ सिनोनियम जो होते हैं उसमें आपको उस वर्ड का सिनोनियम यूज करके, वो गिवन होते हैं बहुत सारे सिनोनियम, उन सिनोनियम में से पहचान के कि कौन सा आंसर हो सकता है तब आंसर करना है। दोनों को ही एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे होते हैं। सो लेट्स बिगिन। फ्लप्स का एग्जांपल देखते हैं। लाइक ये आपको इस तरीके से फ्लप्स दिए गए होंगे और आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना होगा। ये जो वर्ड्स हैं ये सेम वर्ड्स पैराग्राफ में दिए हुए होंगे, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होना है। कैसे करते हैं चलो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो चीज़ होती है कीवर्ड यूज़ करना, आइडेंटिफाई करना, और ऐसा कीवर्ड आइडेंटिफाई करना जो कि दूर से ही पॉइंट आउट हो सके इन द पैराग्राफ। सो मैंने यहाँ पे वॉरशिप्स लिया। वॉरशिप्स वर डिज़ाइन सो दैट दे वर डैश एंड मूव क्विकली। तो इसे ढूंढने के लिए मैंने कीवर्ड लेता हूँ मैं वॉरशिप्स और चलता हूँ अपने पैराग्राफ में। ये है मेरा पैराग्राफ। मैं यहाँ पे वॉरशिप अगर ढूंढता हूँ स्किम रीड करके तो मेरे को वॉरशिप हियर। अब ध्यान से पढ़ना, बिल्ट भी मिल गया और यहाँ पे क्या मिला था हमको, यहाँ पे हमको मिला था कि वर्ड डिज़ाइन, मतलब कि यही आसपास हमारा आंसर है, बस हमको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सो क्वेश्चन इज वॉरशिप वर डिज़ाइन सो दैट दे वर डैश। वॉरशिप वर बुल्ड टू बी लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी। गाइस मिल गया है आपको, टू बी लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी। स्पीडी के लिए इन्होंने क्विकली यूज़ कर रखा है, लाइट वेटेड हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे, मतलब कि फॉर श्योर यही आंसर होने वाला है। उसके आगे पढ़ते हैं। दे ऑफन रिमेन अफ्लोट आफ्टर बैटल्स एंड वर एबल टू सेल क्लोजर टू लैंड एज दे लैक्ड एनी एडिशनल वेट। अ बैटरिंग रैम मेड। यहाँ पे जो कीवर्ड मैंने यूज़ करा है बैटरिंग रैम करा है। मैं ढूंढता हूँ इसको अब जल्दी जल्दी कि कहाँ पे छुपा हुआ है बैटरिंग रैम। here is my battering RAM। सो द क्वेश्चन क्या था, पहले आपको कीवर्ड यूज फाइंड करना है, देन क्वेश्चन पढ़ना है दोबारा। अब बैटरिंग रैम मेड फॉर, किसका बना था बैटरिंग रैम, देखते हैं किसका बना था। दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरी रैम। सो जो क्या होगा, जो आंसर क्या होगा, ब्रॉन्ज। सो इस तरीके से फ्लप को करते हैं और ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होता है। सो प्लीज़ इस मेथड को ही फॉलो करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो फ्लप्स आते हैं विद सिनोनियम्स, लाइक इस तरह से आपको सिनोनियम दिए हुए होते हैं और इन्हीं में से आपको कोई आंसर लिखना होता है। मैंने भी गलतियाँ कर रखी थी, मैंने भी पहले इसको समझा था, जो हमने लास्ट फ्लप किए मैंने इसको ये वही समझा था और जो पैराग्राफ में वर्ड्स दिए हुए थे वो लिख दिए थे। बट देन आई रियलाइज़ कि मैंने गलत किया हुआ है, देन आई करेक्टेड दैम। सो जानते हैं इसके बारे में कि इसको कैसे टैकल करते हैं कम टाइम में, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में किस तरह से डील करते हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें देखो गाइस, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, सबसे पहले कीवर्ड लेना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया है। सो इसमें कीवर्ड क्या हो सकता है, यंग बुक्स आर्ग्यूज दैट वी शुड बी मोर टॉलरेंट ऑफ माइक्रोब्स। गाइस ये पता है क्या है, ये जो पैराग्राफ है उसका पैराफ्रेज किया हुआ है। ये पैराफ्रेज है उन पैराग्राफ का, बट पैराग्राफ के कौन से कोने का है ये हमें ढूंढना होता है। सो उसके लिए हमें कीवर्ड चाहिए होता है यंग्स बुक। हम ढूंढते हैं अब यंग्स बुक कहाँ है। सो यंग्स बुक ढूंढना है जल्दी जल्दी। हेयर इट इज यंग्स बुक। सो यंग्स बुक्स argues that we should be more tolerant of microbes. Many have a beneficial effect and only a relatively small number led to dash. So guys, यहाँ पे पढ़ते हैं। Young book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while fewer, guys यहाँ पे fewer मिल गया relatively small का, तो मतलब कि आंसर आसपास है। Fewer than 100 species of bacteria bring disease. A smaller number led to bring, और led to का मतलब गाइस किसी की साइड को इंडिकेट करना होता है। सो डिसीज, यहाँ पे मैंने पहले डिसीज ही लिखा था, बट मेरे को सिनोनियम यूज़ करना है। सो सिनोनियम में देखते हैं डिसीज का सिनोनियम क्या हो सकता है। सॉल्यूशन नो, पार्टनरशिप नो, डिस्ट्रक्शन नो, एग्जैगरेशन नो, क्लीनलीनेस नो, रेगुलेशन नो, इलनेस यस।
सो गाइस जो आंसर होगा जी होगा। इस तरीके से यूज़ करते हैं गाइस। सिनोनियम याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, अगर आपको उनके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। बट इस तरीके से ये क्वेश्चंस टैकल होते हैं। So the most confusing part of IELTS reading section is true, false, not given. Guys, true is something that is similar with the statement given in paragraph. False is something that is not similar or opposite with the statement given in paragraph. And not given is something when no information is given about the statement given in question. So guys, थोड़े टिपिकल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। मेरे को भी थोड़े टिपिकल लगते थे जब मैं प्रैक्टिस करता था, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं अगेन एंड अगेन तो आपको ये इजी लगने लगते हैं। कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता था अपनी प्रैक्टिस के दौरान। सो मैं वही स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है वो कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। कीवर्ड आप फाइंड आउट करेंगे तो अब दूसरा आपका आप लोकेट करेंगे उसको पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जैसे ही वो लोकेट हो जाता है उसके बाद आपको स्टेटमेंट से पता लगाना होगा कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। आपको अच्छे से समझाने के लिए लेट्स जंप इनटू द बुक एंड मेक इट अंडरस्टैंड। सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम ऑफ द रिसर्च बाय पैलागोस इंस्टीट्यूट 1998 वाज टू प्रूव दैट नेवी सोनार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हेल स्ट्रैंडिंग्स। गाइस ये मैंने किसी को पढ़ाया हुआ है लाइक मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उसको पढ़ाया हुआ है और समझाया था तो उसमें ऑलरेडी मार्क है, इन सबको इग्नोर करना। सो गाइज जो कीवर्ड इस स्टेटमेंट में मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है वो 1998 लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है, ऐसा न्यूमेरिक वर्ड है जो इजीली पॉइंट आउट हो सकता है पैराग्राफ से। सो चलते हैं अपने पैराग्राफ में और ढूंढते हैं ये रहा 1998 क्या बोला गया है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो रिसर्च हुई थी वो नेवी सोनार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। रिसर्च एज द पैलागोस लिंक सोनार का गिवन है बट कहीं नेवी गिवन नहीं है। गाइस नॉर्थ गिवन है, कहीं भी नेवी गिवन नहीं है। सो नेवी वर्ड ही जब गिवन नहीं है तो नेवी सोनार एक पर्सनल एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। सो जब वो गिवन ही नहीं है तो क्या होगा अपना नॉट गिवन। गाइस देखो आपको किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए सोनार दिया गया है, बस नेवी नहीं दिया गया। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो आपका ही आंसर गलत हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The whales stranded in Greece were found at different points along the coast. Guys इस स्टेटमेंट में जो मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा वो ग्रीस करूँगा। ग्रीस के बेसिस पे मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पे ग्रीस यहाँ पे मेरे को मिला। और यहाँ पे बोला गया कि डिफरेंट पॉइंट्स अलॉन्ग द कोस्ट पे स्टैंडर्ड मिलते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिल रही है स्टैंडर्ड एज अ ग्रुप दे वर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। गाइज यहाँ पे पैराफ्रेज किया हुआ है इसी पॉइंट को, पॉइंट आउट अलॉन्ग द कोस्ट और स्कैटर्ड अराउंड द डिफरेंट एरिया। सो गाइज ये जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू हो जाएगा। सो गाइज छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको पूरा आंसर गलत करा सकती हैं और आपका एक मार्क कम कर सकती है। सो जो नेक्स्ट डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन और येस नॉट गिवन के बीच में बताने वाला हूँ। गाइस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस यहाँ पे देखिए जैसे ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर स्टेटमेंट एग्री करती है इन्फॉर्मेशन के साथ तो ट्रू होगा, नहीं करती तो फॉल्स होगा। अगर स्टेटमेंट ही गिवन नहीं है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, सो नॉट गिवन। गाइज इसमें भी ये सिमिलर होता है, ये स्टेटमेंट येस नो के साथ भी सिमिलर होती है। इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन देन नॉट गिवन। बट येस और नो, ट्रू और फॉल्स में जो फ़र्क होता है गाइस, येस और नो में सेम ही होता है ट्रू और फॉल्स की तरह, बस एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो होती है आपका राइटर का ओपिनियन। राइटर्स ओपिनियन आपका ऐड हो जाता है येस और नो के अंदर। लाइक अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो एग्जैक्ट है तो ट्रू, एग्जैक्ट नहीं है तो फॉल्स। बट इसमें क्या होता है, राइटर अगर वो चीज़ कहना चाहता है लाइक किसी भी वे में कह सकता है, आपको राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पढ़ना होता है सेंटेंस में से कि राइटर कहना क्या चाहता है। अगर वो कहना चाहता है तो वो स्टेटमेंट येस होगी, अगर वो नहीं कहना चाहता तो वो स्टेटमेंट नो होगी। अगर वो कुछ उस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो नॉट गिवन होगी। लाइक अगर गाइस इसमें थोड़ा परसेप्शन, ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे चले जाता है येस और नो देना, क्योंकि इसमें
पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है रादर देन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिटन इन द पैराग्राफ। सो जब भी आप यस और नो और नॉट गिवन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो राइटर का पर्सनल ओपिनियन क्या है उसको ध्यान में रखते हुए अपना आंसर दें, तभी आपके आंसर का सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जो स्ट्रेटजीज मैंने यूज़ की थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन वही स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आई बिलीव ये स्ट्रेटजीज आपका बैंड स्कोर बूस्ट करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली हैं अगर आप इन्हें इफेक्टिवली यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का जल्दी आएगा जिसमें मैं नॉन क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कंपैरेटिवली टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो डोंट मिस देम आउट। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू।